एक तरह से जो लोगों को हम जंगली बोलते हैं वो भी सिविलाइज्ड ही हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने कबीले का पूरा रहन सहन सिखा के आगे बढ़ाते हैं। जैसे खाने कमाने का तरीका, राजनीति का सिस्टम, दिमाग लगाने का और नियम कायदे फॉलो करने का सिस्टम, जो उन्होंने ज़मीन पर खुश रहने के लिए बनाया है। इसको साइंस की तरह क्लियरली कहना मुश्किल है, क्योंकि हम जब किसी दूसरे इंसान को जंगली बोलते हैं तो शायद ये सच नहीं है। शायद हम सिर्फ अपने आप को अच्छा समझते हैं और दूसरे लोगों के अलग तरीके देखकर घबरा जाते हैं। हम इन सीधे लोगों को कमज़ोर समझते हैं, जबकि वो हमें मेहमान नवाजी और अच्छाई सिखाते हैं। अगर सिविलाइजेशन की चीज़ें देखें तो ये नेकेड या सीधे साधे लोगों ने पहले ही सब कुछ बना लिया था। हमने सिर्फ लिखने और सजावट करने का काम किया है। शायद वो भी पहले सिविलाइज्ड रहे होंगे, लेकिन सिविलाइजेशन उनको बोझ लगी तो उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए हमें जंगली जैसे शब्दों को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोगों को सिर्फ प्रिमिटिव यानी सीधा और पुराना कहिए, जिन लोगों ने कल की फिक्र करना नहीं सीखा और जो लिखना नहीं जानते। और जो लोग सिविलाइज्ड हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो लिखना, पढ़ना और फ्यूचर के लिए जुगाड़ करना जानते हैं। शिकार से खेती की तरफ जो शिफ्ट हुआ उसे अगर समझने की कोशिश करें तो दिन में 3 बार खाना खाना बहुत एडवांस्ड चीज है। जंगली लोग या तो बहुत ज्यादा खाते हैं या फिर बिल्कुल नहीं खाते। अमेरिका के इंडियन कबीले कल के लिए खाना बचाना बुरी बात समझते थे। ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोग सिर्फ वही काम करते हैं जिसका इनाम उनको फौरन मिल जाए। हर हॉटेंटोट आराम से रहना पसंद करता है। अफ्रीका के बुशमैन कभी तो बहुत खाते हैं या बिल्कुल भूखे रहते हैं। इन लोगों की सोच में एक चुपचाप वाली समझ है। जैसे ही इंसान कल की फिक्र करना शुरू करता है, उसका दिमाग टेंशन में आ जाता है। फिर उसके अंदर लालच बढ़ता है, प्रॉपर्टी या माल जमा करना शुरू हो जाता है और उसकी सीधी सीधी खुश रहने वाली जिंदगी खत्म हो जाती है। अमेरिकन निग्रो लोग अब ये बदलाव कर रहे हैं। एक बार पियरी ने अपने एस्किमो गाइड से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? उसने कहा, मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत मीट है। सिर्फ जरूरत पर ही सोचना, शायद यही सबसे बड़ी समझदारी है। फिर भी इस बेफिक्री में कुछ दिक्कत भी थी। जिन जानवरों ने इस फिक्र को छोड़ा उनको सर्वाइवल में फायदा हुआ। जो कुत्ता एक्स्ट्रा हड्डी दबा कर रखता है, गिलहरी जो नट्स जमा करती है, मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करती है, चींटी जो बारिश के दिन के लिए खाना जमा करती है, ये सब पहले सिविलाइजेशन बनाने वाले थे। शायद यही लोगों को सिखा गए कि आज एक्स्ट्रा है तो कल के लिए रखिए, या सर्दियों के लिए समर में तैयारी करिए। हमारे पुराने लोगों ने जमीन और समंदर से कैसे कैसे जुगाड़ करके अपने लिए खाना इकट्ठा किया। उन्होंने हाथों से जमीन खोदकर खाने वाली चीजें निकाली। उन्होंने जानवरों के नाखूनों और दांतों की नकल करके आइवरी, हड्डी या पत्थर से हथियार बना लिए। उन्होंने नेट और जाल बना लिए मछली पकड़ने के लिए। पॉलिनेशिया के लोगों के पास 1000 हाथ लंबे जाल थे, जिनको पकड़ने में 100 आदमी लगते थे। ऐसे ही मिलकर खाना इकट्ठा करने से राजनीति की शुरुआत हुई। लोग मिलकर काम करने लगे और राजनीति बन गई। तिलिंगित लोगों में मछली पकड़ने वाले सर पर सील का मास्क लगाकर चट्टानों के पीछे छुप जाते थे
और सील की आवाज निकालते थे। सील पास आती थी और फिर वो सील को मार देते थे और उन्हें लगता था ये जंग की तरह सही काम है। बहुत सारे कबीले पानी में नशा मिला देते थे जिससे मछलियां बेहोश होकर उनके पास आ जाएं। तहीती के लोग हुतेयो नट या होरा प्लांट से नशा बनाते थे जिससे मछलियां नशे में पानी के ऊपर आ जाती थी और लोग उन्हें आसानी से पकड़ लेते थे। ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोग पानी के नीचे स्विम करते थे और पाइप से सांस लेते थे और बतखों के पैर पकड़कर धीरे से नीचे खींच लेते थे जब तक वो शांत न हो जाए। तरहुमारा लोग जमीन के नीचे दाना डाल देते थे जिससे चिड़िया खाती थी और वो चिड़िया को पकड़कर खा लेते थे। शिकार आज हमारे लिए सिर्फ एक खेल है जिसमें मजा इसलिए आता है क्योंकि हमारा खून में पुराने जमाने की याद है जब शिकार करने वाले और जिसका शिकार होता था दोनों के लिए ये जिंदगी मौत का सवाल था। शिकार सिर्फ खाना ढूंढना नहीं था बल्कि जिंदा रहने और अपनी ताकत दिखाने की जंग थी। इस जंग के सामने हिस्ट्री की सारी जंग बहुत छोटी है। जंगल में इंसान अब भी अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है क्योंकि वहां कोई भी जानवर इंसान पर अटैक नहीं करता जब तक वो बहुत भूखा न हो या खुद डर के भागने की जगह न मिले। लेकिन वहां हमेशा सबके लिए खाना नहीं होता। कभी कभी सिर्फ वो ही खा पाता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो या जिसके बच्चे ताकतवर हों। म्यूजियम में हम उस जंग के हथियार आज भी देख सकते हैं। चाकू, डंडा, भाला, तीर कमान, जाल और बूमरैंग जिनसे पुराने लोगों ने जमीन पर कब्जा किया और हमें ऐसी दुनिया दी जिसमें हमें किसी भी जानवर से डर नहीं है, सिर्फ दूसरे इंसान से डर है। आज भी इतनी जंग के बाद कितने तरह के जीव जंतु दुनिया में हैं। जंगल में चलते हुए ये सोचकर हैरानी होती है कि कितनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कितने कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, मांसखोर जानवर और चिड़िया हैं। तब लगता है कि इंसान यहाँ एक घुसपैठिया है जिससे सब डरते हैं और सब लड़ने को तैयार हैं। शायद एक दिन ये जानवर, छोटे बड़े सब कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया मिलकर इंसान और उसकी बनाई हुई सारी चीजें खा जाएंगे और दुनिया को इंसान नाम के 2 पैर वाले लड़ाकू प्राणी उसके हथियारों और उसके लापरवाह कदमों से आजाद कर देंगे। शिकार और मछली पकड़ना सिर्फ एक स्टेज नहीं थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बल्कि ये दोनों ऐसे काम हैं जो सबसे सिविलाइज्ड सोसाइटी में भी चलते रहे। पहले ये जिंदगी का सबसे बड़ा काम था, अब ये चुपके से हमारी जिंदगी की बुनियाद है। हमारे साहित्य, फिलॉसफी, रस्मों रिवाज और कला के पीछे पैकिंग टाउन यानी मास मीट फैक्ट्रीज के हत्यारे छुप कर खड़े हैं। हम लोग अब खुद शिकार नहीं करते क्योंकि हम सीधे मैदान में मारने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन हमारे खून में शिकार की यादें जिंदा हैं। हम अब भी किसी भी कमजोर या भागने वाले को पकड़ने में खुश होते हैं। हमारे बच्चे भी खेल खेल में शिकार करते हैं, यहां तक कि खेल शब्द में भी ये बात है। आखिर में सिविलाइजेशन खाने की सप्लाई पर ही टिका है। बड़े बड़े मंदिर, पार्लियामेंट, म्यूजियम, म्यूजिक हॉल, लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी, ये सब दिखावा है। पीछे असली चीज तो कसाई खाना है। सिर्फ शिकार करके जिंदा रहना कोई नई या ओरिजिनल चीज नहीं थी। अगर इंसान सिर्फ शिकार करता तो वो सिर्फ एक और जानवर ही होता। इंसान सच में इंसान बना जब उसने शिकार के रिस्की काम को छोड़कर जानवरों को पालना शुरू किया। जानवरों को पालने के बहुत फायदे थे। जानवरों को घर में रखना
उनकी ब्रीडिंग करना और दूध इस्तेमाल करना। हमें नहीं पता जानवर पहली बार घर में कैसे आए। शायद जब किसी शिकार किए जानवर का बच्चा मारने की जगह बच्चों को खेलने के लिए घर लाया गया। जानवर अब भी खाए जाते थे, लेकिन अब उन्हें देर से मारा जाता था। उनसे काम भी करवाया जाता था, लेकिन जानवर लोगों के साथ बराबर जैसा रहने लग गए थे। वो इंसान के दोस्त बन गए और दोनों साथ काम करने और रहने लगे। जन्म देने की शक्ति अब कंट्रोल में आ गई थी। 2 जानवरों से पूरा झुंड बन जाता था। दूध मिलने से औरतों को बच्चों को लंबे समय तक दूध पिलाने से छुटकारा मिला। बच्चे मरना कम हो गए और एक नया पक्का खाना मिल गया। अब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जिंदगी थोड़ी सुकून और सेफ हो गई और इंसान की धरती पर ताकत और भी ज्यादा पक्की हो गई। इसी समय औरत ने सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिस्कवरी किया, जमीन का खजाना। जब आदमी शिकार करता था तब औरत टेंट या झोपड़ी के पास ही जमीन पर जो खाने लायक मिलता था उसको इकट्ठा करती थी। ऑस्ट्रेलिया में ये रूल था कि जब आदमी शिकार पर जाता था तब औरत जड़ यानी रूट्स, फ्रूट्स और नट्स इकट्ठा करती थी और हनी, मशरूम, बीज और अनाज भी कलेक्ट करती थी। आज भी ऑस्ट्रेलिया के कुछ ट्राइब्स में जो अनाज अपने आप जमीन पर उगता है उसको सिर्फ इकट्ठा करते हैं, बीज को अलग करके दोबारा नहीं उगाते। सैक्रामेंटो रिवर वैली के इंडियंस भी इसी स्टेज से कभी आगे नहीं बढ़ पाए। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इंसान ने पहली बार सीड का यूज कब समझा और कलेक्ट करने की जगह सीड को जमीन में लगाना शुरू किया। यह शुरुआत हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जिसके बारे में हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, कभी सच जान नहीं सकते। शायद जब लोग अनाज कलेक्ट करते थे तो रास्ते में कुछ सीड्स गिर जाते होंगे और धीरे धीरे लोगों को समझ आ गया कि सीड्स से नए पौधे उगते हैं। जुआंग लोग सीड्स को जमीन में यूं ही फेंक देते थे और बीज खुद ही उगाते थे। बोर्नियो के लोग एक नुकीले डंडे से जमीन में छेद करते थे और सीड अंदर डाल देते थे जब वो खेत में चलते थे। दुनिया का सबसे सीधा सादा कल्चर ये लकड़ी वाला डंडा है जिससे जमीन खोदी जाती है। मेडागास्कर में 50 साल पहले लोगों ने देखा था कि औरतें लाइन में खड़ी होकर हाथ में नुकीली लकड़ी लेकर फौजी लोगों की तरह सिग्नल मिलते ही जमीन खोदने लगती थी, सीड डालती थी, मिट्टी ऊपर से दबाती थी और फिर आगे बढ़ जाती थी। इसके बाद दूसरा स्टेप था हो या फावड़ा। लकड़ी वाली लकड़ी में हड्डी लगाई गई और ऊपर एक और लकड़ी लगी जिससे पैर से दबाकर जमीन खोदी जा सके। जब कॉन्क्विस्टेडोर लोग मैक्सिको आए तो उन्होंने देखा कि एज़टेक लोग सिर्फ हो या फावड़ा ही इस्तेमाल करते थे। फिर जब जानवर पालना शुरू हुआ और लोहे का इस्तेमाल होने लगा तब इंसान ने हो को बड़ा करके हल या प्लाव बना दिया। इससे जमीन गहरी खुदी और मिट्टी में इतनी शक्ति मिली कि इंसान की जिंदगी ही बदल गई। जंगली पौधे घर में उगाए जाने लगे, नए पौधे पैदा हुए और पुराने पौधों में सुधार किया गया। आखिर नेचर ने इंसान को सिखाया कि कल के लिए खाना कैसे बचाएं और समझदारी से काम कैसे लें और वक्त का मतलब क्या है। इंसान ने वुड पेकर को पेड़ में बीज जमा करते देखा और मधुमक्खियों को शहद जमा करते देखा। इससे उसे समझ आया कि कल के लिए खाना बचाना चाहिए। शायद इसको समझने में उसे हजारों साल लगे होंगे।
फिर इंसान ने मीट को खराब होने से बचाने का जुगाड़ किया। उसे स्मोक करके, नमक लगाकर या ठंड में जमा करके रखना सीखा। और इससे भी अच्छा, उसने अनाज को स्टोर करने के लिए गोदाम बनाए जिसमें न बारिश आती थी, न चोरी होती थी, न चूहे या कीड़े घुसते थे। इन गोदामों में खाना पूरे साल के लिए जमा होने लगा। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि खेती करना शिकार करने से ज्यादा पक्का और बेहतर तरीका है खाना पाने का। इसी समझदारी से इंसान ने 3 कदम उठाए, जानवर से सिविलाइजेशन की तरफ, बोलना, खेती करना और लिखना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इंसान अचानक शिकार छोड़कर खेती करने लगा। बहुत सारे लोग, जैसे अमेरिकन इंडियन, शिकार और खेती के बीच में ही अटक गए। आदमी शिकार करते रहे, औरत खेती करती रही। ये बदलाव बहुत धीरे धीरे हुआ और कभी भी पूरा नहीं हुआ। इंसान ने सिर्फ खाना पाने का एक और तरीका अपना लिया, पुराना तरीका पूरी तरह छोड़ा नहीं। हम इमेजिन कर सकते हैं कि पहले इंसान ने बहुत से नए नए प्लांट्स और अनाज ट्राई किए होंगे, ये जानने के लिए कि कौन सा खाना सेफ है। लेकिन वो हमेशा पुराने फ्रूट, नट्स, मीट और मछली को भी खाता रहा। और शिकार के मीट के लिए उसका दिल हमेशा ललचाता रहा। सीधे साधे लोग मीट खाने के लिए पागल होते हैं, चाहे वो ज्यादातर सब्जी, अनाज और दूध ही क्यों न खाते हों। जब कभी उन्हें कोई मरा हुआ जानवर मिल जाता है तो वो पागल होकर उस पर टूट पड़ते हैं। अक्सर वो मीट पकाते भी नहीं, जानवर को कच्चा ही खा जाते हैं जितनी तेजी से उनके दांत चबा सकते हैं। फिर सिर्फ हड्डियां बचती हैं। कई कबीले एक पूरे हफ्ते तक व्हेल मछली को खाते रहते हैं जो समंदर किनारे आ गई हो। फ्यूजियन लोग मीट पकाना जानते हैं, लेकिन उन्हें कच्चा मीट ज्यादा पसंद है। जब वो मछली पकड़ते हैं तो उसके गिल के पीछे काट कर मार देते हैं, फिर सीधा कच्चा ही सर से लेकर पूंछ तक खा जाते हैं। खाने की कमी की वजह से ये सीधे साधे लोग दुनिया की हर चीज खाते हैं। समंदर के कीड़े, मेंढक, घोंघा, चूहा, गिलहरी, मकड़ी, केंचुआ, बिच्छू, टिड्डी, सांप, कुत्ता, घोड़ा, पौधों की जड़, कीड़े मकोड़े, छिपकली, सांप और चिड़िया के अंडे भी। ये सब चीजें कहीं न कहीं किसी न किसी के लिए टेस्टी खाना थी। कुछ ट्राइब्स चींटियां पकड़ने में एक्सपर्ट हैं। कुछ लोग कीड़ों को धूप में सुखाकर स्टोर करते हैं। कुछ लोग एक दूसरे के सर से जुएं निकालकर खुशी से खाते हैं। अगर बहुत सारे जुएं मिल जाएं तो उनकी सब्जी बनाकर जश्न मनाते हैं, जैसे जुएं इंसान की दुश्मन हो। इन लोगों का मेन्यू या खाने की लिस्ट बंदर जैसे जानवरों से ज्यादा अलग नहीं है। आग की खोज होने के बाद इंसान हर चीज बिना सोचे समझे नहीं खाता था, और खेती की तरह आग ने भी इंसान को शिकार से आजादी दी। खाना पकाने से बहुत सारे प्लांट्स जो कच्चे नहीं पच सकते थे, अब वो पकने के बाद खाए जाने लगे। इसलिए लोग धीरे धीरे अनाज और सब्जी ज्यादा खाने लगे। इसी खाना पकाने की वजह से खाना नरम हो गया और ज्यादा चबाने की जरूरत कम हुई, और इसी से दांतों की खराबी शुरू हुई, जो सिविलाइजेशन की निशानी है। इन सब खाने की चीजों के साथ एक और सबसे टेस्टी चीज भी इंसान ने जोड़ी, खुद इंसान को ही खाना।
एक समय ऐसा था जब आदमी आदमी को खाता था। ये दुनिया के लगभग हर सीधे साधे ट्राइब में होता था और बाद में आयरिश, इबेरियन, पिक्ट और 11वीं सेंचुरी के डेने लोगों में भी होता था। बहुत से कबीले में इंसान का मीट बाजार में बिकता था और लोग फ्यूनरल करते ही नहीं थे। अपर कॉन्गो में आदमी, औरत, बच्चों को मीट की तरह खरीदा और बेचा जाता था। न्यू ब्रिटेन नाम के टापू में इंसान का मीट दुकान में बिल्कुल वैसे ही बिकता था जैसे हमारे यहाँ कसाई की दुकान में गोश्त बिकता है। सोलोमन आइलैंड में इंसान को, खासकर औरतों को, फीस्ट के लिए सुअर की तरह मोटा किया जाता था। फ्यूजियन लोगों के हिसाब से औरत कुत्ते से ज्यादा अच्छी होती थी क्योंकि कुत्ते का टेस्ट ऑटर जैसा होता है। तहीती में एक पुराने चीफ ने पियरे लोटी को बताया कि गोरा आदमी अच्छे से रोस्ट होने पर पके केले जैसा टेस्टी होता है। लेकिन फिजी के लोग बोलते थे कि गोरे लोग का मीट बहुत सॉल्टी और सख्त होता है। यूरोपियन सेलर को खाना मुश्किल है, पॉलिनेशियन ज्यादा टेस्टी होता है। ये आदमी को खाने की आदत कहां से शुरू हुई ये पक्का नहीं पता। पहले सोचा गया कि खाने की कमी की वजह से ये शुरू हुआ होगा, लेकिन अगर हुआ भी हो तो जब एक बार ये आदत बनी तो फिर ये लोगों की पसंदीदा चीज बन गई। सीधे साधे लोग हर जगह खून को टेस्टी समझते हैं, कोई घिन नहीं करते। वेजिटेरियन लोग भी खून मजे से पीते हैं। बहुत से कबीले जो दूसरों के लिए दयालु हैं वो भी इंसान का खून पीते हैं, कभी दवा के लिए, कभी पूजा या रस्म के लिए, और अक्सर ये सोचकर कि जिस इंसान का खून पी रहे हैं उसकी ताकत उनमें आ जाएगी। इंसान का मीट खाने में कोई शर्म नहीं थी। पहले लोगों को आदमी को खाना या जानवर को खाना एक जैसा ही लगता था। मेलनेशिया में वो चीफ जो अपने दोस्तों को रोस्ट किया हुआ आदमी खिलाता था, उसकी सोसाइटी में इज्जत बढ़ती थी। ब्राजील के एक चीफ फिलोसोफर ने कहा था, जब मैं किसी दुश्मन को मार देता हूं तो उसको बर्बाद करने से अच्छा है कि उसे खा लूं। सबसे बुरा मरना है, खाया जाना नहीं। अगर मुझे कोई मार दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा दुश्मन मुझे खाए या ना खाए, लेकिन मुझे उससे टेस्टी कोई चीज नहीं लगती। तुम गोरे लोग बहुत नखरे करते हो। इस आदत के कुछ समझदारी वाले फायदे भी थे। इससे डीन स्विफ्ट के आइडिया की तरह एक्स्ट्रा बच्चों का इस्तेमाल हो जाता था और बूढ़े लोग फालतू मरने की जगह काम आ जाते थे। एक नजरिए से फ्यूनरल करना फालतू का खर्चा है। मॉन्टेन ने कहा था कि उसके जमाने में धर्म के नाम पर आदमी को टॉर्चर करके मारना ज्यादा बुरी बात थी। उससे तो अच्छा होता कि उसे मारने के बाद रोस्ट करके खा लेते। हमें दूसरों की अजीब आदतों की इज्जत करनी चाहिए। इंडस्ट्री की शुरुआत। इंसान की शुरुआत बोली से हुई, सिविलाइजेशन की शुरुआत खेती से हुई और इंडस्ट्री की शुरुआत आग से हुई। आग इंसान ने नहीं बनाई, शायद नेचर ने पेड़ की सूखी पत्ती और टहनी को रगड़ने से, बिजली गिरने से या कुछ केमिकल मिक्स होने से ये कमाल किया होगा। इंसान ने बस नेचर की नकल की और आग का इस्तेमाल सीख लिया। उसने आग के हजारों इस्तेमाल खोजे। पहले उसने मशाल बना के अंधेरे का डर दूर किया, फिर उसने आग से गर्मी ली और धीरे धीरे गर्म देशों से ठंडे देशों में गया, जिससे पूरी दुनिया इंसान की बन गई।
फिर उसने आग से लोहे को गर्म करके नया नया औजार बनाया जो पहले से ज्यादा मजबूत थे। आग इतनी अच्छी और अजीब थी कि सीधे लोग इसको भगवान की तरह पूजने लगे। उन्होंने आग के लिए बहुत पूजा पाठ की। अपनी जिंदगी का केंद्र, अपनी लाइफ का सेंटर आग को ही बना लिया। जहां भी जाते आग को साथ लेकर चलते और कभी उसे बुझने नहीं देते थे। रोमन लोग भी उस लड़की को मौत की सजा देते थे जो पूजा की आग को गलती से बुझने देती थी। इसी समय जब लोग शिकार, जानवर पालना और खेती कर रहे थे, तब इन्वेंशन भी शुरू हो गया। इंसान का दिमाग नई नई चीजें बनाना सीखने लगा। शुरू में लोग सिर्फ नेचर की दी हुई चीजें इस्तेमाल करते थे, जमीन से अनाज, जानवर की चमड़ी और फर, और गुफा में घर। फिर धीरे धीरे उन्होंने जानवरों की नकल करके औजार बनाना सीखा। उसने बंदर को पत्थर और फल दूसरों पर फेंकते देखा। ये पत्थर से नट्स और ओएस्टर तोड़ते देखा। बीवर को बांध बनाते देखा। चिड़िया को घोंसला बनाते देखा और चिंपैंजी को हट जैसा घर बनाते देखा। उसको जानवरों के नाखून, दांत, सींग और चमड़ी की ताकत पसंद थी और उसने भी औजार बना लिए जो इनसे मिलते जुलते थे। फ्रैंकलिन ने कहा है कि इंसान औजार इस्तेमाल करने वाला जानवर है, लेकिन यह भी सिर्फ एक छोटा फर्क ही है जिससे हम अपने आप को खास समझते हैं। प्रिमिटिव आदमी के आसपास जितने पौधे थे उनमें से कई तरह के औजार बन सकते थे। बैम्बू से उसने छड़ियां, चाकू, सुई और बॉटल बनाई। पेड़ की टहनियों से उसने चिमटे बनाए। पेड़ की छाल और रस्सियों से उसने कपड़े और धागे बनाए। सबसे जरूरी चीज उसने लकड़ी की छड़ी बनाई। यह बहुत सिंपल चीज थी, लेकिन इसके इतने सारे इस्तेमाल थे कि इंसान हमेशा इसे पावर और शक्ति का सिंबल मानता रहा। फेरी की छड़ी से लेकर चरवाहे की लाठी तक, मूसा और हारून की छड़ी से लेकर रोमन कंसोल की आइवरी वाली स्टिक तक, पंडितों की लाठी और राजा की मेज तक, हर जगह ये लकड़ी पावर की निशानी थी। खेती में ये छड़ी हो बन गई। जंग में ये भाला, तीर और तलवार बन गई। फिर इंसान ने पत्थर से भी बहुत सारे हथियार बनाए, जैसे हथौड़ा, पत्थर पीटने वाला औजार, खुरचने वाला औजार, तीर की नोक, आरी, कुल्हाड़ी, ड्रिल। जानवरों की चीजों से भी उसने चीजें बनाई, जैसे चम्मच, बर्तन, प्लेट्स, कप्स, रेजर और हुक्स। ये सब उसने समंदर की सीप, जानवर की सींग, हड्डी, दांत, बाल और चमड़ी से बनाए। इन सब चीजों में लकड़ी के हैंडल लगाए जाते थे, जिनको धागे, जानवरों की नस या कभी कभी खून से बनी ग्लू से जोड़ा जाता था। पुराने लोगों की होशियारी आज के आम आदमी से कम नहीं थी, शायद ज्यादा ही थी। हम उनसे सिर्फ इसलिए अलग हैं क्योंकि हमारे पास पुराना ज्ञान, सामान और औजार जमा है, न कि हमारा दिमाग उनसे बेटर है। प्रिमिटिव लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता था। एस्किमो लोगों का पसंदीदा खेल ये था कि मुश्किल और सुनसान जगह में जाकर एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि कम से कम चीजों में कौन सबसे अच्छा जुगाड़ कर सकता है। उनकी ये पुरानी होशियारी कपड़ा बनाने में भी दिखती है। यहाँ भी इंसान ने जानवर से सीखा। मकड़ी का जाला, चिड़ियों का घोंसला और पेड़ पौधों की पत्तियों का जाल देखकर इंसान ने कपड़े बुनना सीखा।
शायद ये इंसान की सबसे पुरानी कला थी। पेड़ की छाल, पत्तियों और घास की रस्सियों से कपड़े, दरी और चटाई बनाते थे, जो इतने अच्छे थे कि आज भी मशीन से बनाने मुश्किल है। एल्यूशियन औरतें एक कपड़ा बुनने में पूरा 1 साल लगाती थी। नॉर्थ अमेरिकन इंडियन के बनाए ब्लैंकेट्स और कपड़ों में बहुत सुंदर काम होता था। रंग भी बहुत तेज और चमकदार होते थे, जो बेरी के जूस से डाई किए जाते थे। फादर थियोडट ने कहा है, उनके रंग इतने तेज और जिंदा हैं कि हमारे रंग उनके सामने फीके हैं। इंसान ने पंछी और मछली की हड्डियों, बैम्बू की डंडी को सुई की तरह पॉलिश किया और जानवर की नस से इतने बारीक धागे बनाए जो आज की सबसे बारीक सुई में भी घुस जाए। पेड़ की छाल से मैट्स और कपड़े बने, जानवरों की चमड़ी से कपड़े और जूते बने और रस्सियों से बहुत मजबूत धागा बनाया गया। पतली टहनियों और रंग बिरंगे धागों से इतनी सुंदर टोकरियां बनी कि आज भी वैसी सुंदरता मुश्किल है। टोकरी बनाने की ही तरह मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी शुरू हुई। टोकरी को आग से बचाने के लिए उस पर मिट्टी लगा देते थे, जो आग लगने पर पककर एक मजबूत बर्तन बन जाता था। जब टोकरी हटा देते थे तो सिर्फ मिट्टी का बर्तन रह जाता था। शायद इसी से शुरू होकर चीन की परफेक्ट पोर्सिलीन तक लोग पहुंचे। या फिर किसी दिन धूप में मिट्टी के ढेले पक गए होंगे, जिससे लोगों को मिट्टी पकाने का आइडिया आया होगा। इसके बाद लोगों ने मिट्टी को सूरज की जगह आग में पकाना शुरू किया और मिट्टी से हर तरह के बर्तन बनने लगे, खाना पकाने के लिए, रखने के लिए या सजाने के लिए। गीली मिट्टी पर उंगली या किसी और औजार से डिजाइन बनाने से ही कला की शुरुआत हुई। शायद ये लिखने का भी पहला कदम था। सूरज में सुखाई मिट्टी से पुराने लोगों ने ईंट बनाई और ईंटों से घर बनाए, मतलब लोग मिट्टी के बर्तन जैसे घर में रहने लगे। लेकिन घर बनाने की ये कला बहुत बाद में आई, जिसमें शुरू की मिट्टी की झोपड़ी से लेकर नीनेवे और बेबीलोन के चमकदार टाइल्स तक की लंबी कहानी है। कुछ प्रिमिटिव लोग जैसे सेलोन के वेदाह के पास कोई घर ही नहीं था। उन्हें जमीन और आसमान में रहने में ही सुकून मिलता था। तस्मानिया के लोग खोखले पेड़ में सोते थे। न्यू साउथ वेल्स के लोग गुफा में रहते थे। बुशमैन कभी कभी टहनियों से हवा से बचने के लिए छोटा शेल्टर बनाते थे या मिट्टी में लकड़ी गाड़कर उस पे घास और टहनियों की छत बना देते थे। इन छोटे शेल्टर में जब चारों तरफ से दीवार बन गई तो हट या झोपड़ी बन गई। जैसे ऑस्ट्रेलिया में छोटी सी टहनियों और घास की झोपड़ी होती है जिसमें 2-3 लोग आ जाएं, और बड़ी हट्स होती हैं जिसमें 30 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। नोमैड लोगों को टेंट पसंद था, जिसे शिकार करते वक्त कहीं भी ले जा सकते थे। थोड़े एडवांस लोग जैसे अमेरिकन इंडियन लकड़ी के घर बनाते थे। जैसे एरोक्विस लोग बार्क वाली लकड़ियों से 500 फीट लंबे घर बनाते थे, जिसमें कई फैमिलीज एक साथ रहती थी। आखिर में ओशिनिया के लोगों ने बिल्कुल पक्के घर बनाए, जिसमें लकड़ी को अच्छे से काट कर चौड़ा बनाकर लगाया, और लकड़ी के घर की कहानी पूरी हो गई। प्रिमिटिव इंसान को पूरा इकोनॉमिक सिविलाइजेशन बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजें और डेवलप करनी थी।
माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, व्यापार करना और चीजें बदलने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना। एक मॉडर्न प्लेन से सामान लेकर उतारने वाला कूली आदमी ट्रांसपोर्ट के सबसे पहले और सबसे आखिरी स्टेज को एक साथ दिखा देता है। शुरू में पक्का है कि आदमी खुद ही बोझा ढोता था जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। आज भी साउथ और ईस्ट एशिया में लोग खुद ही गाड़ी और गधे की तरह सामान ढोते हैं। फिर उसने रस्सियां, लीवर और पुली बनाए। उसने जानवरों को बोझा ढोना सिखाया। उसने पहला स्लेज बनाया जिसमें जानवर लकड़ी की लंबी टहनियों को जमीन पर खींचकर सामान ले जाते थे। फिर उसने लकड़ी के लट्ठों को नीचे रोलर की तरह लगाया। फिर लट्ठों के टुकड़े काटकर सबसे बड़ा इन्वेंशन किया, पहिया। फिर इस पहिए को स्लेज के नीचे लगाया और गाड़ी बन गई। दूसरे लट्ठों को जोड़कर राफ्ट या छोटी बोट्स बनाई। अब नदियां ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान रास्ता बन गई। जमीन पर पहले बिना रास्ते के लोग चलते थे, फिर धीरे धीरे पगडंडियां बनी, फिर सड़क बनी। उसने तारों को देखकर अपना रास्ता ढूंढना सीखा और कारवां को पहाड़ों और रेगिस्तान से ले गया। इंसान नावों से टापू टापू घूमा और आखिर में समंदर पार करके अपना छोटा सा कल्चर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ले गया। ये सब बड़े काम रिटेन हिस्ट्री से पहले ही हो चुके थे, क्योंकि इंसान के स्किल और नेचर के सामान अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। तो कुछ लोग किसी चीज को अपने नेबर से सस्ते में बना सकते हैं। ऐसी चीजें वो लोग अपनी जरूरत से ज्यादा बनाते हैं और एक्स्ट्रा चीज दूसरों को देते हैं बदले में उनकी कोई चीज लेने के लिए। इसी से व्यापार शुरू हुआ। कोलंबिया के चिपचा इंडियन लोग अपने एरिया में बहुत ज्यादा नमक पैदा करते थे और बदले में अनाज लेते थे जो उनकी जमीन में नहीं उगता था। कुछ अमेरिकन इंडियन विलेजेस सिर्फ तीर की नोक बनाने का काम करते थे। न्यू गिनी में कुछ लोग सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अफ्रीका में कुछ लोग लोहे का काम करते थे। ये नाव या भाले बनाते थे। ऐसे काम करने वाले ट्राइब्स या गांवों का नाम उनके काम के ऊपर ही रख दिया गया, जैसे स्मिथ यानी लोहार, फिशर यानी मछुआरा, पॉटर यानी बर्तन बनाने वाला। बाद में ये नाम उनकी फैमिलीज का नाम बन गया। पहले सामान बदलने में गिफ्ट देने का सिस्टम था। आज भी ट्रेड से पहले या बाद में गिफ्ट देने का रिवाज है, चाहे वो एक वक्त का खाना ही क्यों ना हो। सामान बदलने में जंग, लूट, टैक्स, जुर्माना या बदले का इस्तेमाल भी होता था ताकि माल घूमता रहे। धीरे धीरे बार्टर सिस्टम यानी सामान बदलना रेगुलर बन गया और बाजार और मंडी बनी जहां लोग अपनी एक्स्ट्रा चीज लेकर आते थे और बदले में जरूरत की चीज लेते थे। बहुत लंबे समय तक व्यापार सिर्फ सामान का बदलाव ही था। बहुत टाइम बाद चीजें बदलने को आसान बनाने के लिए पैसे का इस्तेमाल हुआ। डाइक लोग बाजार में दिन भर घूमते थे, हाथ में मोम यानी बीज वैक्स लेकर, कोई ऐसा आदमी ढूंढने जिससे वो कुछ और जरूरी चीज बदल सके। शुरू में पैसा उन चीजों से बना जो सबको चाहिए था, खजूर, नमक, जानवर की खाल, कपड़े, हथियार। इस सिस्टम में 2 चाकू की वैल्यू एक मोजे के बराबर थी, 3 मोजे एक कंबल के बराबर, 4 कंबल एक बंदूक के बराबर, 5 बंदूक एक घोड़े के बराबर।
2 हीरो के दांत एक घोड़े के बराबर और 8 घोड़े एक बीवी के बराबर थे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी न किसी समय किसी के लिए पैसा नहीं बनी हो। बीन्स, मछली पकड़ने का हुक, सीप, मोती, बीड्स, कोकोआ सीड्स, चाय, काली मिर्च या फिर भेड़, सुअर, गाय या गुलाम भी। जानवर लोग शिकार करने वाले और चरवाहों के लिए सबसे आसान पैसा था, क्योंकि जानवर अपने आप चल कर जाते थे और उनसे बच्चे भी पैदा होते थे, मतलब इंटरेस्ट मिलता था। होमर की जमाने में भी चीजें जानवर की गिनती से होती थी। डायोमोडीज की आर्मर 9 गाय के बराबर थी और एक स्किल्ड गुलाम 4 गाय के बराबर था। रोमन लोग कैटल के लिए पेकस और पैसे के लिए पेकुनिया वर्ड इस्तेमाल करते थे और पहले सिक्के पर गाय की फोटो बनाते थे। कैपिटल कैटल शब्द फ्रेंच से आया और फ्रेंच में ये लैटिन के कैपिटेल से आया, जिसका मतलब प्रॉपर्टी होता है, जो कैपट यानी हेड से बना है। गाय के हेड गिनने से प्रॉपर्टी होती थी। जब मेटल्स मिलने लगे तो धीरे धीरे धातुओं ने बाकी चीजों की जगह ले ली। पहले कॉपर, ब्रॉन्ज, लोहा, फिर छोटे से साइज और वजन में ज्यादा वैल्यूएबल होने की वजह से चांदी और सोना आखिर में पूरी दुनिया का पैसा बन गए। सिक्के और उधार का सिस्टम प्रिमिटिव लोगों ने नहीं बनाया। ये काम बाद में हिस्ट्री की सिविलाइजेशंस ने किया, जिससे ट्रेड बहुत आसान हो गया और लोगों की दौलत और आराम दोनों बढ़ गए। अगर इकोनॉमिक सिस्टम की शुरुआत को समझें तो व्यापार प्रिमिटिव दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया, क्योंकि जब तक व्यापार नहीं था, पैसा और मुनाफा नहीं था, तब तक प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था और इसलिए गवर्नमेंट भी बहुत कम थी। शुरू में प्रॉपर्टी सिर्फ वही थी जिसे आदमी खुद इस्तेमाल करता था। ये प्रॉपर्टी की फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि लोग उसकी चीजें बीवी तक को उसके साथ ही दफना देते थे। लेकिन जो चीजें रोज इस्तेमाल नहीं होती थी, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझना आसान नहीं था। उसके लिए लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ता था। प्रिमिटिव लोगों में जमीन हमेशा पूरे समुदाय यानी कम्युनिटी की होती थी। नॉर्थ अमेरिकन इंडियन, पेरू के नेटिव्स, इंडिया के चित्तागोंग के ट्राइब्स, बोर्नियो और साउथ सी आइलैंड के लोग जमीन मिलकर यूज करते थे और फसल भी सब साथ मिलकर बांट लेते थे। ओमाहा इंडियन कहते थे कि जमीन तो हवा और पानी की तरह है, इसे कैसे बेचा जा सकता है। सामोआ में जब तक गोरे लोग नहीं आए थे, जमीन को बेचने का आइडिया किसी को नहीं पता था। प्रोफेसर रिवर्स ने मेलानेशिया और पॉलिनेशिया में भी ऐसा ही देखा और लिबेरिया के अंदर के इलाकों में ये आज भी है। खाने में भी ये कम्युनिज्म बहुत कॉमन था। सीधे लोगों में ये आम बात थी कि जिसके पास खाना हो वो उसके साथ शेयर करे जिसके पास न हो। जो लोग सफर करते थे उन्हें किसी भी घर में खाना मिल जाता था और अगर कहीं सूखा पड़ता था तो आसपास के लोग मदद करते थे। अगर जंगल में कोई आदमी खाना खाने बैठता था तो उसे जोर से चिल्लाकर पूछना पड़ता था कि कोई और भी खाना खाएगा क्या। बिना पूछे वो अकेला नहीं खा सकता था। जब टर्नर ने एक समोअन आदमी को लंदन के गरीबों के बारे में बताया तो वह हैरान होकर बोला, कैसे? उनके पास खाना नहीं है, दोस्त नहीं है, घर नहीं है, कहाँ पैदा हुए वो? क्या उनके दोस्तों के घर भी नहीं है?
इंडियन लोगों में जो भूखा होता था उसे सिर्फ मांगना होता था और उसे खाना मिल जाता था, चाहे कितना भी कम अनाज हो। अगर किसी और को जरूरत होती थी तो उसे खाना मिल जाता था। हॉटेंटोट लोगों में ये रिवाज था कि जिसके पास ज्यादा हो वो तब तक शेयर करता था जब तक सब लोग बराबर नहीं हो जाते थे। अफ्रीका में गोरे लोगों ने देखा कि जब किसी ब्लैक आदमी को खाना या कपड़ा गिफ्ट देते थे तो वो फौरन दोस्तों में बांट देता था। इसलिए अगर किसी को पूरा सूट देते थे तो थोड़ी देर में टोपी किसी के पास, पैंट किसी और दोस्त के पास और कोट किसी तीसरे के पास मिलता था। एस्किमो हंटर का अपना शिकार पर कोई पर्सनल हक नहीं होता था। जो भी शिकार करता वो पूरे गांव में बांट दिया जाता था और औजार और खाना सबका कॉमन था। नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस के बारे में कैप्टन कार्वर ने कहा कि उनके पास सिर्फ पर्सनल सामान ही अपना होता था और कुछ भी नहीं। वो एक दूसरे की मदद खुशी से करते थे। अगर किसी के पास ज्यादा है तो वो दूसरे की कमी पूरी कर देते थे। एक मिशनरी ने कहा, सबसे हैरानी की बात यह है कि वो लोग एक दूसरे के साथ इतनी अच्छाई से पेश आते हैं जितनी सबसे सिविलाइज्ड देशों के आम लोग भी नहीं करते। शायद इसका रीजन ये है कि वो मेरा और तेरा शब्द जानते ही नहीं है। इन्हीं शब्दों की वजह से लोगों के दिल से अच्छाई खत्म होकर लालच पैदा होता है। एक और ऑब्जर्वर ने कहा, मैंने देखा है कि जब उनके पास खाना होता है तो वो बहुत सारे हिस्से करते हैं, लेकिन कभी एक भी बार किसी ने लड़ाई नहीं की या शिकायत नहीं की कि उसको कम मिला। वो लोग खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन कभी ये नहीं होने देंगे कि उनके ऊपर ये इल्जाम लगे कि उन्होंने किसी भूखे की मदद नहीं की। वो लोग अपने आप को एक बड़ा परिवार समझते हैं। तो फिर ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म सिविलाइजेशन आने पर खत्म क्यों हो गया? सुमनर का मानना है कि कम्युनिज्म नेचर के खिलाफ था, क्योंकि इसमें आगे बढ़ने की चाह कम थी और काम करने वाले को कोई फायदा नहीं मिलता था, और जो काम नहीं करते उन्हें कोई नुकसान नहीं होता था। इससे लोगों की टैलेंट कम हो जाती थी और दूसरे लोगों से आगे नहीं बढ़ पाते थे। लॉस्कील ने कहा कि कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडियन ट्राइब्स इतने सुस्त थे कि वो कुछ भी नहीं उगाते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा होता था कि दूसरे लोग उन्हें अपना उगाया हुआ दे देंगे। जब काम करने वाले को भी उतना ही मिलता जितना काम न करने वाले को, तो लोग काम करना ही छोड़ देते थे। डार्विन ने कहा था कि फ्यूजियन लोग इतने बराबर थे कि उन्हें सिविलाइज्ड होने की उम्मीद ही नहीं थी, या फ्यूजियन के हिसाब से कहें तो सिविलाइजेशन उनकी इक्वालिटी को खत्म कर देता। कम्युनिज्म में गरीबी में भी एक तरह की सुरक्षा थी, क्योंकि सब लोग गरीब ही थे और सब बराबर थे। लेकिन कम्युनिज्म लोगों को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाया। इंडिविजुअलिज्म से दौलत आई, लेकिन उसके साथ लोगों में डर और गुलामी भी आई। इंडिविजुअलिज्म से टैलेंटेड लोगों को बढ़ने का मौका मिला, लेकिन इससे जिंदगी में कंपटीशन इतना बढ़ गया कि गरीबी जो पहले सबकी थी और बुरी नहीं लगती थी, अब लोगों को और ज्यादा तकलीफ देने लगी। कम्युनिज्म ऐसी सोसाइटीज में ज्यादा आसानी से चल सकता था जहां लोग हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे और जहां हमेशा खतरा और कमी बनी रहती थी। शिकारी और चरवाहों को जमीन की प्राइवेट प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब खेती करने वाले लोग एक ही जगह सेटल होने लगे तो ये समझ आया कि जमीन तभी अच्छी तरह से उगती है जब जो परिवार मेहनत करे उसी को उसका फायदा भी मिले। इस वजह से
जैसे नेचर में जानवरों और आइडियाज का सिलेक्शन होता है, शिकार से खेती की तरफ जाने पर ट्राइब की जमीन फैमिली की जमीन बन गई। जो सबसे छोटा प्रोडक्टिव यूनिट था वही प्रॉपर्टी का भी यूनिट बन गया। फैमिली में अब सबसे बड़ा आदमी मेल सब कुछ संभालने लगा और प्रॉपर्टी धीरे धीरे एक आदमी की होने लगी और उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को मिलने लगी। कभी कभी कोई हिम्मती आदमी अपनी फैमिली से दूर जाकर जंगल या दलदल की जमीन साफ करके खेती करता था। उस जमीन को वो अपनी प्रॉपर्टी की तरह रखता था और सोसाइटी भी उसकी प्रॉपर्टी को मान लेती थी। इसी तरह इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या एक आदमी की प्रॉपर्टी की शुरुआत हुई। जब लोग बढ़ने लगे और पुरानी जमीन कम होने लगी, तब नए लोग और जमीनों को साफ करके अपनी प्रॉपर्टी बनाने लगे और धीरे धीरे डेवलप्ड सोसाइटीज में सबकी अपनी इंडिविजुअल जमीन होने लगी। पैसे की इन्वेंशन ने प्रॉपर्टी को जमा करना, इधर उधर ले जाना और दूसरों को देना आसान कर दिया। पुरानी ट्राइबल आदतें अभी गांव या राजा के जमीन होने का नाम लेकर जिंदा रही और कभी कभी जमीन दोबारा से सबको बांटी भी जाती थी। लेकिन पुराने और नए सिस्टम के बीच अप्स डाउन्स के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी पक्की तरह से हिस्टोरिकल सोसाइटीज का इकोनॉमिक बेस बन गई। खेती ने सिविलाइजेशन को जन्म दिया, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी और गुलामी भी आई। जो सिर्फ शिकार करते थे उनमें गुलामी नहीं थी। घर का सारा काम शिकारी की बीवी और बच्चे कर लेते थे। आदमी लोग या तो एक्साइटेड होकर शिकार या जंग करते थे या फिर बिल्कुल आराम करते थे जब शिकार खत्म हो जाता था। प्रिमिटिव लोगों की लेजीनेस इसी वजह से थी, क्योंकि वो शिकार या जंग की थकान उतारने के लिए आराम करते थे। ये लेजीनेस नहीं थी, बस थकान मिटाना था। इस थोड़े थोड़े काम को रेगुलर काम में बदलने के लिए दो चीजें जरूरी थी: खेती का रेगुलर काम और लोगों की लेबर का ऑर्गेनाइजेशन करना। अगर आदमी खुद के लिए काम कर रहा है तो लेबर का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, लेकिन जब लोग दूसरों के लिए काम करते हैं तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जबरदस्ती यानी फोर्स लगती है। खेती शुरू होने और लोगों में इनइक्वालिटी आने के बाद जो लोग स्ट्रांग थे उन्होंने कमजोर लोगों से काम करवाना शुरू किया। अब जंग में लोगों को समझ आया कि प्रिजनर को जिंदा रखना ज्यादा फायदे का सौदा है। अब लोगों को मारना और खाना कम हो गया और गुलामी बढ़ने लगी। ये मोरालिटी में इंप्रूवमेंट था कि लोग अब एक दूसरे को मारने या खाने की जगह सिर्फ गुलाम बनाते थे। आज भी जब कोई देश जंग जीतता है तो हारने वाले को मारने की जगह उससे पैसा लेते हैं, जो एक तरह की मॉडर्न गुलामी ही है। जब गुलामी प्रॉफिटेबल बन गई तो लोगों को लोन न चुकाने, क्रिमिनल्स या दूसरी जगह रेड करके गुलाम बनाने का सिस्टम शुरू हुआ। जंग से गुलामी बढ़ती थी और गुलामी से जंग बढ़ती थी। शायद इसी गुलामी की वजह से कई सेंचुरीज में हमारी आदत बनी कि हम मेहनत करें। कोई भी आदमी बिना किसी पेनल्टी के मुश्किल काम नहीं करता। गुलामी से ही लोगों ने मेहनत करना सीखा। इनडायरेक्टली गुलामी ने सिविलाइजेशन को भी बढ़ाया, क्योंकि इससे दौलत बढ़ी और कुछ लोगों के पास फ्री टाइम आया। कुछ समय बाद लोगों को गुलामी नॉर्मल लगने लगी। एरिस्टोटल ने कहा कि गुलामी नेचुरल है, और सेंट पॉल ने भी गुलामी को सपोर्ट किया, क्योंकि उनके जमाने तक गुलामी लोगों को भगवान का बनाया हुआ सिस्टम लगता था। धीरे धीरे खेती, गुलामी, अलग अलग काम करने वाले लोग
और लोगों की कैपेबिलिटी में फर्क होने से जो नेचुरल बराबरी थी वो इनइक्वालिटी और क्लासेस में बदल गई। प्रिमिटिव ग्रुप्स में स्लेव और फ्री में कोई फर्क नहीं था, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था और चीफ और फॉलोअर्स में भी बहुत कम फर्क था। धीरे धीरे नए टूल्स और काम की कॉम्प्लेक्सिटी से जो स्ट्रॉन्ग या स्किल्ड लोग थे उन्होंने कमजोर या अनस्किल्ड लोगों पर कब्जा कर लिया। हर इन्वेंशन स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए एक नया हथियार बन गया, जिससे उनका पावर और बढ़ गया और वो कमजोर लोगों को और दबाने लगे। प्रॉपर्टी विरासत में मिलने से जिनके पास ज्यादा था उन्हें और ज्यादा फायदा हुआ, और जो एक जैसी सोसाइटी थी वो अब कास्ट और क्लास में बदल गई। अमीर और गरीब लोगों को अपने दौलत और गरीबी का एहसास हुआ और क्लास वॉर पूरी हिस्ट्री में शुरू हो गई। इसी के साथ स्टेट या सरकार बनी जो क्लास को कंट्रोल करे, प्रॉपर्टी की रक्षा करे, जंग करे और पीस या शांति बनाए रखे।